नमस्कार। 2024 के इलेक्शंस बस होने ही वाले हैं और इलेक्शंस के पहले इतना सारा कुछ हो रहा है। मुझे अपने स्मृति में कुछ ऐसा नहीं याद आता है कि किसी इलेक्शन के पहले इतनी सारी घटनाएं हों। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देकर गिरफ्तार होना पड़े, दूसरे को इस्तीफा देने से पहले पता नहीं इस्तीफा देने का इरादा था कि नहीं था, लेकिन उनको सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहते हुए एक केस में उठा लिया जाए और उनको होली जेल में मनानी पड़े। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिन्न बाहर आए, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहे कि मैचिंग करने में 6 महीना लगेगा और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो तो वो बाहर आ जाए, और उसके बाद अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो जुड़वाएं कि हमारे इतने एमपी तो इतना इलेक्टोरल बॉन्ड और उनके इतने एमपी तो उतना उनका इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सारा कुछ हो। और इसके बीच में मुख्य विपक्षी दल जो है उसका खाता फ्रीज कर दिया जाए। गठबंधनों में आना जाना, गठबंधन हो पाना नहीं हो पाना, ये तो लगा रहता है। जब तक सीट्स डिक्लेयर नहीं हो जाएंगी वो सब बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, कहां क्या गड़बड़ चल रही है क्या नहीं चल रही है। लेकिन ये सारी जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करती हैं। ये सवाल उठाती हैं कि क्या हमारी डेमोक्रेसी, क्या हमारा लोकतंत्र सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। और हमारे जैसे लोगों की मुख्य चिंता भी यही होती है कि जिसको जनता चाहे वो जीते, लेकिन इलेक्शन फेयर हो, प्लेज के लिए जो ग्राउंड बनाया जाए वो दोनों के लिए एक जैसा ही हो। और ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। देश के चुनाव पर बहुत गहरी नजर रखने वाले योगेंद्र जी से हमने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी सी इस पर बात की जाए। आप राजी हुए, हमारे साथ हैं। सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये जो बातें मैंने की हैं ये अपने आप में सारे सवाल हैं और मैं चाहता हूं अपने तरीके से आप इस पर बात रखें। आपने कहा अशोक जी, बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। अब आप देखिए, एक मैच होने वाला है। मैच से 2 दिन पहले रेफरी बदल दिए जाते हैं, 3 में से 2 नए रेफरी बनाए जाते हैं। रेफरी कौन अपॉइंट कर रहा है? एक टीम का कैप्टन 2 नए रेफरी अपॉइंट कर रहा है। हाल ही में तय हुआ था कि रेफरी अपॉइंट करने का तरीका ये गलत होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको वायलेट करते हुए, दनादन करते हुए, कहीं कोई चेक ना कर ले उससे पहले अपॉइंट कर दिया जाता है। बिल्कुल। जो विपक्षी टीम है उसकी रसद राशन सप्लाई रोक दी जाती है। उसका बैंक अकाउंट, कांग्रेस पार्टी के एक नहीं 11 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। 30 साल पुराना आईटी नोटिस आता है, सुना है कभी आपने? 30 साल, भाई 5 साल 6 साल ज्यादा खुंदक होती है, 6 साल का आ जाता है। बिल्कुल। 30 साल पुराना आईटी नोटिस निकाला जा रहा है। और जो सामने वाली टीम के प्लेयर हैं, जो होता है ना, प्लेयर का अपहरण हो गया, बिल्कुल। तो प्लेयर को उठा के ले गए और उसके बाद कह रहे हैं मैच होगा, निष्पक्ष मैच होगा। मतलब क्या मजाक हो रहा है। अभी ये तो 2 हफ्ता पहले रूस में हुआ था चुनाव, पुतिन जी ने चुनाव करवाया, 87% वोट आए, 13% छोड़ दिए, उनकी मेहरबानी थी। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उसी दिशा में अब हम बढ़ रहे हैं। और देखिए, ये जो कहते हैं ना कि चुनाव तो देखिए हो रहा है, याद रखिए 21वीं सदी में डिक्टेटरशिप का यही मॉडल है। बिल्कुल। 20वीं सदी के डिक्टेटर बेवकूफ हुआ करते थे। वो आके यूनिफॉर्म पहन के कहते थे मार्शल लॉ, सेंसरशिप, किसी को इजाजत नहीं, इलेक्शन नहीं होगा। अब देखिए 21वीं सदी में सब कुछ स्मार्ट है, फोन भी स्मार्ट है, डिक्टेटरशिप भी स्मार्ट है। तो 21वीं सदी का डिक्टेटर कहता है कि चुनाव होगा, समय पर होगा। बस चुनाव आयोग जो है वो थोड़ा मैनेज्ड होता है, सब चीजें मतलब धरातल यूं होता है, और रेस जरूर होगी उसके अंदर। हम धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहे हैं। और इस वक्त भारत को, जो दुनिया भर के कमेंटेटर्स हैं जो डेमोक्रेसीज को निष्पक्ष तरीके से देखते हैं, बाकी जो अमेरिकी तरीके का उसकी मैं बात नहीं करता क्योंकि उन्होंने तो दुनिया भर में हमेशा डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया है। बिल्कुल। लेकिन जो निष्पक्ष तरीके से देखने वाले हैं उनमें अब बहस केवल यही है कि क्या आज के भारत को हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहें या कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियन कहें। इसमें बहस चल रही है। एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डेमोक्रेसी अब हम नहीं बचे हैं, और इसका कोई भी प्रमाण चाहिए था तो पिछले 1 हफ्ते की जो घटनाएं हैं, आप देखिए क्या हो रहा है ये देश में। और ऊपर से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ, उस पर मैं चाहूंगा थोड़ा डिटेल से, आपने पहले भी बात की, उसको फॉलो किया है, उस पूरे मामले पर थोड़ी डिटेल में बात की जाए। क्योंकि एक सच्चाई तो ये भी है कि कांग्रेस को भी मिला है, तृणमूल कांग्रेस को भी मिला है, आपको भी मिला है। तो यहाँ सवाल उठता है कि अगर वो लूट है तो फिर उनके लिए कैसे लूट है, भाजपा के लिए लूट है, कांग्रेस के लिए नहीं है, ये भी एक सवाल बनता है। और दूसरी तरफ वो ईडी सीबीआई का मामला, जिस तरह से वो को इंसिडेंसेस हुए हैं
कि ईडी की रेड पड़ी, उसके तुरंत बाद पैसे आ गए, या पैसे आए उसके तुरंत बाद बड़े बड़े ठेके मिल गए। ये इन सब चीज़ों को मिला जुला के अगर देखा जाए तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे दर्शक के रूप में जो इस खेल को देखने के लिए मजबूर है, आप कैसे देख पाते हैं इसको? अशोक जी, पैसा और राजनीति का संबंध दुनिया भर में कुछ ग्रे जोन सा रहता है, मटमैला ही हमेशा। रहता है, दुनिया भर में है, अमेरिका में भी, दुनिया भर में। हमारे देश में इसको लेके हमेशा घपलेबाजी रही है। कोई कहे कि केवल मोदी जी के आने के बाद घपलेबाजी हुई, बिल्कुल गलत बात है, हमेशा घपलेबाजी हुई है। मोदी जी ने उसे एक नए पायदान पर खड़ा कर दिया है। वैसे कहना तो चाहिए स्वर्गीय अरुण जेटली को इसका श्रेय देना चाहिए, लेकिन अब वो स्वर्गीय है। जो कुछ हुआ है वैसे भी मोदी जी के इशारे पे हुआ होगा। इसमें अनहोनी चीजें क्या है? नंबर एक, पहली बार 2 नंबर के काम को एक लीगल जामा पहनाया गया। ये कितना विचित्र स्थिति है। 2 नंबर को 1 नंबर करने का काम होता है देश में। करप्शन का जो पूरा कंसेप्ट है उसमें जो सांस्थानिक करप्शन वाला मामला है, मुझे लगता है कि वो अगर आप मतलब साथ साथ में दर्शकों को बताएं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में देखिए, मैं आएगा। आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ। सांसद लोग पैसा लेके लोगों का काम करवाते थे, दुनिया में कई जगह पे चलता है। अमेरिका में उन्होंने बड़ी एक शानदार चीज़ की है। अमेरिका में इसको लीगलाइज कर दिया गया है। अच्छा। अमेरिका में बाकायदा आप $2000 दे के किसी सांसद को चेक से $2000 दे के कह सकते हैं, लिखित रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप कृपया मेरे लिए कांग्रेस में सवाल पूछिए, वो पूछ लेता है। भ्रष्टाचार है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया गया है। यही काम आदरणीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने भारत में इसकी शुरुआत की। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का गोरख धंधा है, ये सारा केवल यही है, भ्रष्टाचार को एक लीगल जामा, संस्थानिक स्वरूप प्रदान करने का तरीका है। 1 नंबर का पैसा 2 नंबर का बनेगा, फिर 1 नंबर का बनेगा, सारा सिस्टम ये है। और कहा किस नाम पे गया? इससे देश में राजनीति में पैसा देने की जो भय लोगों का है, भय कम होगा और पारदर्शी होगी। अब कितनी पारदर्शी हो गई ये हमने पिछले 1 हफ्ते में देख लिया है। बिल्कुल। भय कम होना का पीछे एजम्पशन ये था कि किसी को भी पता नहीं लगेगा, केवल देने वाला जानता है, केवल लेने वाला जानता है। सच्चाई क्या है? इन दोनों के अलावा सरकार थी जिसको हर स्टेज पर पता था। बिल्कुल। दूसरा, ये कहना कि इससे 2 नंबर का जो टेबल के नीचे दिया था वो खत्म हो गया, बिल्कुल बकवास, कोरी बकवास है। ये जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा है वो तो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस देश में हर बिजनेस करने वाला जानता है कि आपको ब्लैक में बिजनेस करने के लिए थोड़ा व्हाइट चाहिए होता है। आपको 10 पैसा व्हाइट चाहिए होता है ताकि बाकी 90 का ब्लैक आप कर सकें। और वो 10 पैसे की रिक्वायरमेंट आजकल 15-20 की हो गई है, क्योंकि कई चीज़ें आजकल फॉर्मल होनी शुरू हो गई हैं। वो 15-20 की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके उसके लिए काम किया गया था। और वो रूलिंग पार्टी ने बिल्कुल खुल के, तो जिस तरह से अमेरिका में लॉबिंग को लीगलाइज कर दिया गया है, हमारे यहाँ क्विड प्रो क्यो, भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे देने को फॉर्मलाइज कर दिया गया है। जी। कल जयराम रमेश ने बहुत अच्छी चीज़ की। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी लंबी थी, लेकिन बात बहुत पते की कही उन्होंने कि ये जो 4 मॉडल है, प्रीपेड, पोस्ट पेड, पोस्ट रेड और फेक कंपनी, ये चारों चीजों को लीगलाइज किया गया। तो पहली बात कि इसका जो डिजाइन किया वो ना टीएमसी ने किया, ना डीएमके ने किया, ना बीजेडी ने किया, ना कांग्रेस ने किया, डिजाइन बीजेपी ने किया। इसका श्रेय या दोष किसी और को नहीं दिया जा सकता। नंबर 2, जब शुरू हुआ पहले 1 साल तक अधिकांश विपक्षी दलों ने इसको छुआ नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे देने से इनकार कर दिया। इसको हम भूले नहीं। जिस चीज को आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कतई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज थी, 1 साल के भीतर सब लोग गए थे, प्रशांत भूषण, एडीआर, कॉमन कॉज, सब गए थे कि इस पे स्टे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था, जो बिल्कुल ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है उस पे। उसके बाद विपक्षियों ने कहा कि सब ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं इसके अंदर। लेकिन अगर विपक्षियों का भी कोई कुड प्रो को निकलता है, ये निकलता है कि भाई उन्होंने पैसा लिया और ठेका दिया, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। और तीसरी चीज विपक्षियों ने किया होगा, खासतौर पे डीएमके का, बीआरएस का, टीएमसी का, तीनों का बड़े बड़े अमाउंट, और बीजेडी का, इन चारों के बड़े बड़े अमाउंट निकले हैं और चारों के
सत्ता, स्थानीय सत्ता से कहीं कुछ लिंक का इशारा है। बिल्कुल। और कांग्रेस का भी हो सकता है एक दो राज्यों में ये निकलेगा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राजस्थान में है ना, एक दो जगह पे कांग्रेस का भी होगा। लेकिन याद रखिए, इनमें से किसी के पास ईडी नहीं है, किसी के पास सीबीआई नहीं है, किसी के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। बिल्कुल। और ये जो और देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज के और ये नेशनल हाईवेज के, ये इनमें से किसी के पास नहीं। बिल्कुल। तो जो सबसे समस्या ये नहीं है कि किसे ज्यादा मिला किसे कम मिला, हमेशा रूलिंग पार्टी को ज्यादा मिलता है, दूसरे को कम मिलता है, कोई खास इसमें बात नहीं है। समस्या दो चीजों की, एक तो जो सारा डिजाइन था, ये डिजाइन ही इलीगैलिटी करवाने, गोरखधंधा शुरू ही इलीगैलिटी के लिए हुआ था। और दूसरा, जिस तरीके से लिया गया है ये प्रीपेड पोस्ट रेड वाला जो मामला है, ये गड़बड़ है। और इसके लिए मुख्य जिम्मेवारी बीजेपी की ही बनती है, बाकी की जितनी बनती है बिल्कुल हो। भाई अगर आप मानिए कोई, अब बीजेपी शब्द हटा दीजिए, मान लीजिए वहां कोई मंत्री बैठा होता, आपको पता लगता कि उसे एक हफ्ता पहले 5 करोड़ रुपए मिले हैं, एक हफ्ता बाद उसने पॉलिसी बदल दी, ये सारा दिल्ली एक्साइज मामला है क्या? बिल्कुल। यही तो आरोप है ना। अगर ये है तो भाई इन सब पे क्यों नहीं मुकदमा चलना चाहिए? और दिल्ली एक्साइज के मामले में तो ईडी ने नया कॉन्सेप्ट भी दिया है कि हम पार्टी को कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे और नेता को सीईओ की तरह। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। तो ये सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है क्या? ये बीजेपी को कंपनी की तरह ट्रीट कीजिए और आदरणीय अमित शाह और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उस कंपनी के सीईओ की तरह ट्रीट कीजिए। या फिर नड्डा जी को, नड्डा अध्यक्ष को मानना है। अरे बेचारे नड्डा जी तो क्यों बीच में लाते हैं, उस बेचारे का कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष तो वही है। अरे अब आप भी मजाक करने लग गए। मतलब ये कहते हैं कि ये रबड़ स्टैंप है, और मतलब मैं कहता हूं कि इतना रबड़ स्टैंप तो कोई नहीं रहा होगा जैसे नड्डा जी हैं। तो नड्डा जी को तो बेचारे, इसमें हो क्या सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसके आगे कुछ हो सकता है इसमें, या यहीं पे मामला खत्म है? यहीं पे खत्म होता है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा लोकतंत्र का। अरे भाई सब कुछ तो करप्शन का सबूत सामने आ गया, उसके बाद हम कहें अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर मैं तुलना करता हूं दिल्ली एक्साइज मामले से। दिल्ली एक्साइज मामले में आरोप क्या है? मैं नहीं कह रहा कि झूठा है। आरोप ये है कि आपने एक नीति बनाई, नीति ऐसी बनाई कि कुछ व्यक्ति विशेष को फायदा होना था, और उस व्यक्ति विशेष ने ये सोचते हुए कि आप नीति बनाएंगे, आपको कुछ पैसा दिया जी। और नीति बन जाती तो और पैसा देने की डील हुई। यही बात है ना। एग्जैक्टली यही तो इन सारे केसेस में है। बिल्कुल। फार्मा कंपनी, सारी फार्मा कंपनीज बीजेपी को क्यों पैसा देती हैं? क्योंकि वही समय है जबकि फार्मा कंपनीज की रेगुलेशन बन रही है। ये कोविड का इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी क्यों देती है? क्योंकि उस कंपनी को अप्रूवल दिया जाता है जिसके बेसिस पे वो दुनिया भर में जाती है। कितने कॉन्ट्रैक्ट, अब तो 30 कंपनियों के नाम आ गए हैं। यहाँ तक कि एक्साइज वाले में भी जो सरकारी गवाह है जी, 55 करोड़ रुपए का आ रहा है कि 55 करोड़ रुपए की उसने खरीदी है। जो रेड्डी के मामला आ रहा है कि 55 करोड़ रुपए का उसने चुनावी बॉन्ड खरीदा हुआ है। उसने चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदा, अपना फ्रीडम बॉन्ड खरीदा है। जो भी है, उसको तो फ्रीडम बॉन्ड कहना चाहिए, लेकिन खरीदा तो है। अब आप कहते हैं इसके बाद क्या होना चाहिए? अरे भाई जो एक्साइज में आप कर रहे हो वो सब हर केस में होना चाहिए। अब सवाल ये है, देखिए करेगा कौन? हाँ, करेगा कौन? ये स्पष्ट है कि पैसा दिया गया, ये स्पष्ट है। पैसा देना अपने आप में अपराध नहीं था, और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत पैसा देना कोई अपराध नहीं था, उस समय की लीगल स्कीम थी। बिल्कुल। लेकिन जहां जहां पैसा देना और लाइसेंस मिलने या ठेका मिलने या रेगुलेटरी लॉ चेंजेस होने या फिर ईडीआईटी के केसेस बंद होने से संबंध है, तो बिल्कुल सीधे प्राइमा फेसी ये जो करप्शन वाला एक्ट है देश का, उस सब के तहत ये सब करप्ट एक्टिविटीज हैं। क्या होना चाहिए? नंबर 1, इसमें जांच में ये तो जांच करने की जरूरत नहीं कि पैसा दिया। अब केवल ये जांच करनी है कि इसका पॉलिसी चेंजेस से क्या संबंध था, और चूंकि मुकदमा अंततः व्यक्तियों पर चलेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि उस कंपनी का कौन व्यक्ति था जिसने बीजेपी के किस नेता से या सरकार के किस मंत्री से या उसके किस ओएसडी से किस दिन बात की और क्या बदलाव आया, और या फिर ईडी और आईटी के कौन से ऑफिसर थे जिनको कहां से फोन आया और जब उन्होंने फाइल बंद कर दी। इसकी इंक्वायरी करनी है।
ये इंक्वायरी ईडी और आईटी तो कर नहीं सकते, सीबीआई कर नहीं सकते, क्योंकि इंक्वायरी तो इनके अगेंस्ट होनी है, क्योंकि ये तो खुद शामिल है इसमें। इसका एक ही तरीका है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी फॉर्मर जज, और आज भी सौभाग्यवश इस देश में ऐसे जजेस की कमी नहीं है जिन्हें आप निष्पक्ष और ईमानदार, जिन पे आप जो जिस पे उंगली रख देंगे लोग कहेंगे हाँ ये बात सच, दूध का दूध पानी का पानी करने वाले बहुत लोग हैं इस देश में। तो एक जज हो और उस जज के नीचे काम करने वाले पुलिस ऑफिसर और पुलिस टीम है, जो कि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं कर रही है, केवल सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है, अब तक उसने गंभीरता दिखाई है, और मैं ईमानदारी से कहूं मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे ज्यादा दिखाई बिल्कुल है। मैं उन स्केप्टिक्स में से था। मुझसे पहले पूछा गया, मान लेना चाहिए अपनी गलती को भी, मुझसे पहले पूछा गया, मैंने कहा देखो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है, सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर करेगा क्योंकि और कोई तो विकल्प ही नहीं है, लेकिन वो कह देंगे अब जो हो गया वो हो गया, छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट आगे गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पुराने को खोलिए। फिर मेरे जैसे लोगों को लगा कि देखो खोलने में अभी 2 हफ्ते में बहाना बना के आएंगे कि साहब नहीं हो सकता चुनाव से पहले, और कोर्ट कहेगा कि ठीक है जरा जल्दी कीजिएगा इत्यादि, छोड़ देंगे। वैसा भी नहीं किया, 6 महीने मांगेंगे, कोर्ट 3 महीना दे देगा, ऐसा हो सकता था बड़े आराम से। खेल मैंने भी सोचा था यही होगा, बात नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका था। अगर इस दोनों के रुख को देखा जाए तो मैं समझता हूं इसकी तार्किक परिणति तो एक ही हो सकती है, एसआईटी बनाना, खुद अपने आंख के नीचे जांच करवाना अब सुपरविजन में कि बताओ, और इस सारे सच को देश के सामने लेके आइए, और उसके बाद इनमें से एक एक व्यक्ति पे मुकदमा चले, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, तृणमूल का हो, डीएमके का हो, जो हो, सबके खिलाफ मुकदमा चले, चूंकि ये आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल है। निश्चित रूप से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने जो दावा किया है, दावे की जांच होनी चाहिए। दावा ये है 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं इस मामले में, 4 लाख करोड़ रुपया, और ये कोई अनुमान नहीं है, 2G में अनुमान था, यहां तो क्लियर दिए गए हैं और वो पूरे हुए हैं। लेने देने का अनुमान नहीं है, एविडेंस है, और कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस है। बिल्कुल। तो 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व हैं, और इनमें बीजेपी को जो 8,000 करोड़ रुपए मिला है उसमें से 5,000 करोड़ रुपए का सीधा लेन देन दिखाया जा सकता है कि ये इस हाथ से दिया, उस हाथ से लिया। तो इस लिहाज से ये आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल है, और उसे इस स्टेज पर लाके अगर दफना दिया जाए, इससे बुरा कुछ तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। फिर तो मतलब इतना बड़ा जजमेंट देने का फायदा ही क्या हुआ, मतलब ही क्या हुआ। योगेन जी, एक ट्वीट वायरल हो रहा था, 2013-14 का ट्वीट था, जिसमें केजरीवाल जी ने पूछा था कि इस देश में नेता कब गिरफ्तार होना शुरू होंगे, और उसके जवाब में सत्येंद्र जैन जी ने लिखा था कि जब आपकी सरकार बन जाएगी तब नेता गिरफ्तार होना शुरू होंगे। ये कभी किसी मौके पर हास्यास्पद लग सकता था, लेकिन अभी ये एक अजीब सी विडंबना क्रिएट करता है, और आपके मूवमेंट से मेरी तो कम से कम कभी सहमत नहीं रही, लेकिन ईमानदारी को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर जो उनका स्टैंड था, और उसको हम लोगों को भी अच्छा ही लगता था, सही ही लगता था कि अगर ऐसी एक पार्टी आती है जो करप्शन को स्पेशली मुद्दा बना के लड़ती है तो बुरा नहीं है, ऐसी भी पार्टी देश में होनी चाहिए। उसके बाद दिल्ली की जनता ने ज़बरदस्त भरोसा किया, 3 बार चुनाव जीते, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने वो, और ठीक ठाक सरकार चल रही थी, जैसी चलती हैं हिंदुस्तान में, जैसी सरकारें चलती हैं वैसी चल रही थी, शिकायतों और सारी चीज़ों के बावजूद। अचानक से ये होता है कि पहले मनीष जी को उठाया जाता है, सत्येंद्र जैन को एक और मामले में उठाया जाता है, उसके बाद जिस पर सबसे ज़्यादा आश्चर्य होता है संजय सिंह जी को उठाया जाता है, क्योंकि जितना मैं संजय सिंह को जानता हूँ ये भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और फाइनली अरविंद केजरीवाल जी को भी उठा लिया जाता है, और स्थिति ये बनती है कि जेल से सरकार चलाने का मामला बनता है। इसको कितना लीगल तरीके से देखा जाए, लीगल इलीगल के तरीके से, और कितना पॉलिटिक्स के तरीके से देखा जाए? राजनीति में हमेशा अलग अलग प्रश्नों में आपको चुनना पड़ता है कि आज का प्रश्न कौन सा है। बिल्कुल, सिर्फ राजनीति में नहीं, दुनिया में हमेशा एक औरत है जिसके साथ आप वहां पहुंचते हैं, लोग कहते हैं ये तो मोहल्ले में सबसे झगड़ती रहती थी, दूसरा कहता है पता है कैसे कपड़े पहनती थी,
आप क्या कहेंगे? बकवास बंद करो, बिल्कुल। ये सब छोड़ो। अभी फिलहाल सवाल ये है She is the victim. रेप हुआ है, बिल्कुल। तुम्हें दिख नहीं रहा? बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। हो सकता है तुम्हारी सारी बातें सच हो, लेकिन आज That का doesn't सच ये matter. है। इस समय उसका कोई मतलब नहीं इस समय इसका कोई ठीक मतलब। बात। ठीक उसी तरह से आम आदमी पार्टी किस उद्देश्य को लेके बनी थी, विचलित हुई नहीं हुई, कैसी सरकार चलाई, अच्छी बुरी, बिल्कुल वाजिब सवाल है। इन सवालों का जवाब इतिहास देगा और इसका अंततः फैसला जनता जनार्दन देगी। बिल्कुल। दूसरा, ये जो एक्साइज पॉलिसी वाला केस है, केस सच्चा है या झूठा है, इसका फैसला प्रमाण से होगा और अंततः इस पे फैसला कोर्ट सुनाएगा। आज ये दोनों प्रश्न नहीं है, दोनों पे हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एक पार्टी जो कि इनकी आंख में किरकिरी है, जिसने एक अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य अपराध क्या है? दिल्ली में समझौता और इंडिया का पार्ट बनना। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये है मामला। बीजेपी का ये खेल है। बीएसपी के साथ यही डील है, यही डील टीएमसी के साथ करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे खिलाफ चुनाव लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस से मिल गए तो मुश्किल होगी। तो अब एक पार्टी है जिसने वो लाइन क्रॉस कर दी है जो इन्होंने विपक्षियों के लिए बांध रखी थी, और अब ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें तोड़ेंगे, तुम्हारी पार्टी तोड़ेंगे, तुम्हारी सरकार तोड़ेंगे। इस पर कैसे कोई, और ऐसे में अगर कोई मुझे कहे इस पार्टी ने 10 साल पहले ये किया था, 5 साल पहले या आपके साथ ये किया था, मेरे साथ ये किया था, आपके साथ बदतमीजी की थी, बिल्कुल की थी। मतलब मेरे से कल परसों होता है अशोक जी, आपके साथ तो वैसे ही संयोग बात होनी थी, हमारी तो कई समय से तय था, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी होता है, ये तमाम टीवी वाले जो मेरे से बात करना पसंद नहीं करते, इधर उधर दाएं बाएं निकलते हैं, एकदम घर आते हैं, आपका इस पे क्या कहना है? और उनको लगता है कि मैं खुंदक में आके कुछ ना कुछ बोलूंगा। कुमार विश्वास बन जाएंगे आप। ये आपका मुहावरा है। और मैंने कहा नहीं, इस मुद्दे पर तो मैं आपको बताऊं कि संदीप दीक्षित चूंकि मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और मैं जानता हूं कि कितना दर्द है उनके भीतर, उनके ऊपर आरोप लगे, शीला जी पर आरोप लगे, सरकार गई, सब कुछ हुआ, और मैंने उनको कभी अरविंद केजरीवाल का नाम बहुत सम्मान से लेते हुए नहीं सुना, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर जैसे रात को वो पहुंचे और जो बयान दिया, वो अपने आप में बताता है कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो क्वेश्चन ऑफ द आवर अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप फिर कुछ और हो सकते हैं, एक अच्छे मनुष्य या पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। मैं तो सलाम करता हूं संदीप जी को, उन्होंने वो किया जो करने की। देखिए, सिर्फ पॉलिटिशियन की बात नहीं है, ये तो धर्म की पहचान कैसे होती है जब आप समझते हैं इस वक्त ये इस क्षण में क्या है, उस क्षण को कह के आप कहते हैं इस वक्त मेरा धर्म ये है। बिल्कुल। 10 साल पहले कुछ हो सकता था, तो ये कहना कि अरविंद केजरीवाल ने आपके साथ ये किया वो किया, हाँ भाई सब कुछ किया, सब कुछ गलत किया, लेकिन भाई वो तो उसके और उसकी आत्मा के बीच का मामला है ना, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक बात है। मेरा और मेरी आत्मा का सवाल ये है कि मैं आज क्या करूंगा, क्या मैं खुंदक निकालूंगा? ऐसे में देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार को टेक्निकली आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री तो था ही ना। बिल्कुल। हाँ, मुख्यमंत्री वो तो उन्होंने अपने तरीके से समय निकाल लिया कि इस्तीफा देके दूसरे का नाम करवा दिया। आप बेसिकली झारखंड की जनता को क्या कह रहे हैं कि तुम कर लो चुनाव, जिस मर्जी को चुन लो, हम तय करेंगे कौन झारखंड में राज करेगा। यही बात आप दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि तुम चुन लो, मेरी पसंद का आदमी नहीं चुनोगे तो देख लो, फिर मैं ठीक कर दूंगा। ऐसे में अगर आप न बोलें, अपने आप को लोकतांत्रिक किस मुंह से कहेंगे? ठीक बात है। और तमाम बातें मैं देख रहा हूं, कई लोग, एक तो पुराने लोग तो खैर कहें थी कि उनकी आपसी खुंदक है, ऐसे में खुंदक को खेलना तो मतलब इससे निकृष्ट बात हो नहीं सकती जीवन में। और बाकी लोग पता नहीं कहां से तर्क गढ़ के ला रहे हैं, अरे देखिए तो ये केस में ये था वो था। मैं कहता हूं बिल्कुल सही था, मान लो एक क्षण के लिए मैं मान लेता हूं ये केस 100% सच है, मानिए सब कुछ हुआ, तो क्या आपको एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना अनिवार्य है क्या? ये सब साधारण 2 बातों का जवाब मैं चाहता हूं। पहला, ये गिरफ्तारी कब होती? क्या वो कहीं भागने वाले थे? गिरफ्तारी के केवल 2 ही कंडीशन हो सकती है कि भाई मुझे लगता है ये आदमी भाग जाएगा, बिल्कुल, या ये आदमी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा तीसरा तो कोई कारण नहीं हो सकता बिल्कुल जांच के दौरान गिरफ्तार करने का। अरविंद केजरीवाल भाग जाएगा क्या? विदेश चला जाएगा, कहीं भाग जाएगा क्या? आपके पकड़ में नहीं आएगा? ये बात मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो भाग गए दूसरे देश में चले गए, उनको तो कोई रोक नहीं पाया। तो और दूसरा, ये केस 2.5 साल से चल रहा है जी। अब इनसे
संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल क्या 2.5 साल से बैठे होंगे अपने कमरे में एविडेंस को लेके, और ये कि मतलब अगर सीबीआई आके पकड़ लिया तो अब एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं होगा? मतलब क्या मजाक कर रहे हैं आप? इस अरेस्ट का इससे कोई मतलब नहीं है। प्योर पॉलिटिकल अरेस्ट है ये शुद्ध एक मैसेज देने के लिए है कि देखो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और आम आदमी पार्टी के बारे में तो स्पष्ट है कि उसके सारे राजनीतिक नेतृत्व को उन्होंने उठा लिया है। और अब क्या खेल होगा? खुला खेल मुरादाबादी होगा। अब ये करेंगे, इनके एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के किसी की पार्टी बदलवाएंगे, किसी को वो करवाएंगे, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर थे वो पार्टी को पकड़ के रख सकते थे, और पार्टी को बिखेरने का, तोड़ने का बिल्कुल ये एक तरीका है। और ऐसे में आप और मैं आए बाएं की बात करें, इधर उधर के कुछ पेंच निकालें, सवाल उठाएं, तो बिल्कुल वही बात होगी कि एक लड़की हुआ है और आप पूछ रहे हैं कि परसों किस मोहल्ले के अंदर उस आदमी से उसने तो तू तड़ाक की थी, उसने ये किया था, अच्छा बोलती थी नहीं बोलती थी, एग्जाम में नंबर आते थे कि नहीं, परीक्षा देती थी या नहीं। इससे मूर्खता की बात क्या होगी? इससे ज्यादा अधर्म क्या हो सकता है? ठीक बात है। आगे क्या दिख रहा है? तब चुनाव तो होने ही है, डेट डिक्लेयर हो गई है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग बन के आ चुका है। हालांकि चुनाव आयोग पर केस है, खाता फ्रीज है। हालांकि हाई कोर्ट से तो नहीं राहत मिली कांग्रेस को, सुप्रीम कोर्ट जाएगी निश्चित तौर पे। अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका लगाई थी उस दिन वो हटा ली, जिसको लेके बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जज और क्या क्या, उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते। तो हो सकता है रिहा हो जाए अरविंद केजरीवाल, हो सकता है ना हो, जो देख रहे हैं हम लोग लगातार। ऐसे में इलेक्शंस कैसे होंगे और क्या होगा? क्योंकि एक बात कही जा रही है कि इतना सारा कुछ है तो विपक्ष बहिष्कार क्यों नहीं कर दे रहा है? 3 महीना पहले कर देता तो अलग बात रहती, चुनाव की घोषणा से पहले विपक्ष कह देता तो एक और बात होती, या सारा विपक्ष आज भी खड़ा होके कह दे कि ये जो खेल है कि मैच से एक दिन शाम को आप प्लेयर को पकड़ के ले जा रहे हो मेरी टीम के, आप खाता फ्रीज कर रहे हो, इस पे आज भी अगर सारा विपक्ष खड़ा होके कह दे तो बात होगी। नहीं तो चुनाव तो लड़ना होगा। उसका तरीका एक ही है, तरीका एक है कि वो कहेंगे मोदी, आप कहिए मुद्दा। वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सवाल है, ये जो चंदे के पीछे का धंधा है, इसके सवाल को अगर आप आज भी देश तक ले जाए, अंतिम व्यक्ति तक किसी तरह से ले जाए, अब कैसे भगवान जानता है। टीवी चैनल दिखाएंगे नहीं, अखबार एडवर्टीजमेंट नहीं छाप रहे हैं, क्या पैसा लेके नहीं छाप रहे हैं। आप डर की देखिए स्थिति क्या है। ये तो बिल्कुल पुतिन के रशिया में ये काम होते हैं। आपको किसी तरह से पहुंचाना है ये चीज, पोस्टर से पहुंचाइए, आप दीवार पे लिख के पहुंचाइए, जो भी कानूनी तरीका है सब तरीके से पहुंचाइए। आज भी मुझे विश्वास है इस देश के व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को अगर ये पता लगता है कि भाई ये इतने 8,000 करोड़ रुपया, ये खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलता, लोग को समझाना होगा 8,000 करोड़ रुपया कितना होता है। देखिए बोफोर्स का मामला चला था, 64 करोड़ था, आज के हिसाब से देख लें तो हो सकता है वो कोई 1,000 करोड़ के करीब पहुंच जाता हो, कुछ उससे 15 गुना आप बढ़ा दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन जनता को कुछ पता नहीं था 64 करोड़ कितना होता है। एक साधारण आदमी, हम जैसा आदमी भी 5-10 करोड़ तक तो गिनती कर सकता है, उसके बाद तो कल्पना से बाहर 000 होती हैं वो कोई। मगर 8,500 करोड़ ये, इसमें ट्रस्ट से जुड़ा हुआ पैसा भी जोड़िए और इसमें पीएम केयर नामक फ्रॉड को भी जोड़िए। बिल्कुल। और ये जो सारी बातें हैं कि हमारे इतने एमपी थे, हमें इतना मिला, जी नहीं, ये बिल्कुल झूठे तर्क हैं। आप कैंडिडेट गिनिए, विपक्ष के कितने कैंडिडेट थे, आपके कितने कैंडिडेट, चुनाव की लड़ने के लिए मिला है ना, पर कैंडिडेट देख लीजिए कितना मिला था, उसमें पीएम केयर भी जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। ये बात देश के व्यक्ति तक पहुंचानी होगी। आज आपकी मेरी चिंता लोकतंत्र को लेके है। दिक्कत ये है कि लोकतंत्र की बारीकियों तक आम व्यक्ति की पहुंच नहीं होती, आम व्यक्ति उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाता। लेकिन आप हेमंत सोरेन को पकड़ते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को पकड़ते हैं, ये लोगों की निगाह में लोकतंत्र के साथ जो कुछ हो रहा है उसका एक उदाहरण बन जाता है। और एक बीजेपी के वर्कर को भी कल शाम को मेरे को आ रहा था ट्रेन में, आदमी मिला, कहता सर ये बहुत गलत हो रहा है। तो मैंने सोचा अब ठीक है, पंजाब में था उस वक्त में, कि वो होगा समर्थक होगा आम आदमी पार्टी का। 15 मिनट बात हुई, अंत में बोला सर मैं आरएसएस का हूँ।
बीजेपी को वोट देता रहा हूँ, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये जो बात है अगर आप पहुंचा सकते हैं लोगों तक, पहला ये जो लोकतंत्र के साथ हो रहा है, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फ्रॉड है, ये दो चीज होते ही अगर एक छेद हो सकता है, जो कवच, अभेद्य कवच इन्होंने बनाया है पूरे मीडिया को लगा के, पूरा अपना करके, एक छेद हो जाए ना अशोक जी, उसके बाद सब चीजें बाहर आती हैं। फिर लोगों को ये भी ध्यान आता है कि अच्छा रोजगार तो कुछ है नहीं, फिर महंगाई भी दिखने लगती है, फिर अडानी भी दिखने लेकिन लगता जिस है। तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, जिस तरह का पागलपन है कि सब ठीक है लेकिन अब्दुल की चूड़ी तो टाइट है ना, ये जो एक सोच बहुत अंदर तक गई है, और मतलब आप कहिए कि वो ऐसे परकोलेट हुई है कि एक पूरा आपके सामने धुंध क्रिएट कर देती है जिसमें कहीं कुछ और दिखाई नहीं देता है। ये बात है भी और नहीं भी है। मैं अभी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करके आ रहा हूँ, न्याय यात्रा। ये बड़े शहरों में और बड़े शहरों का जो हम संभ्रांत वर्ग कहते हैं, जो मुख्यतः सवर्ण और वो वर्ग रहता है, उसमें तो ये बिल्कुल घुटन का माहौल है कि बस कुछ भी हो जाए, पेट्रोल 800 रुपये भी मिलेगा तब भी हम लेंगे इत्यादि। लेकिन जब आप सड़क पे घूमते हैं, साधारण लोगों के प्रति घूमते हैं, उन्हें एहसास है कि क्या हो रहा है। देखिए, आप लोगों को ये उल्लू बना सकते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, हमने लद्दाख में चीन के दांत खट्टे कर दिए। अभी तो टीवी स्क्रीन पे ही खट्टे होने हैं, आप जैसे मर्जी खट्टे मीठे कर लीजिए। लेकिन उस आदमी को आप ये नहीं बता सकते कि तेरे बेटे को रोजगार मिल गया। उस औरत को आप ये नहीं बता सकते कि कड़वा तेल सस्ता हो गया। उसके लिए आपको अगर विपक्ष वो बात तक पहुंच पाए, वो छेद, वो नीचे है, नीचे वल्नरेबिलिटी है, असहज है, घुटन है, छटपटाहट है, नौजवानों में तो भयानक है छटपटाहट। एक क्रैक की जरूरत है, और वो क्रैक क्या इस गिरफ्तारियों से आएगा, वो क्रैक क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से आएगा। हमेशा दुनिया में अथॉरिटेरियन रूल्स जब भी टूटते हैं, किसी एक छेद, किसी एक क्रैक से टूटते हैं। वो क्रैक क्या होगा? पूरा शेड्यूल किसने बनाया है? अचानक उड़ीसा के अंदर 4 फेज की पोलिंग कैसे हो रही है? हो क्या रहा है? ये सब पूरा शेड्यूल देखने के बाद पहला आपको लगता है कि तो बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठ के बनाया गया सारा शेड्यूल। चुनाव फेयर नहीं होगा। राहुल गांधी को कहते हैं आप मोदी जी के बारे में बोलने पर ध्यान रखिए। अरे जो दिन रात बोला जा रहा है उस पर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री इस देश के जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। इसमें तो आप मान के चलिए, जैसे दिल्ली में जून के महीने में गर्मी होती है तो होगी ही, वैसी होगी ही। ये सब मान के चलिए, लू चलेगी, आपको लू में ही चलना है अब तो, ये तो स्वाभाविक है। यही आपके औजार है, यही हथियार है। चूंकि आज ये चुनाव एक मायने में इस देश का संविधान बचाने का चुनाव है, और मैं कहता हूं कि इसे संसद के चुनाव की तरह मत देखिए। अपने कार्यकर्ता साथियों को, है संसद का चुनाव, तकनीकी रूप से संसद ही चुनी जाएगी जी, लेकिन इसका इस्तेमाल इस देश के संविधान को तोड़ने के लिए किया जाएगा, और उसकी तैयारी हो चुकी है। विवेक देबरॉय भी बोल चुके हैं, अनंत हेगड़े भी बोल चुके हैं। पूरी तैयारी है इस देश के संविधान को खत्म करने की, और खत्म उसको बिल्कुल 42वें संशोधन वाले स्टाइल में किया जाएगा। कहने को संशोधन होगा, लेकिन इस संविधान की आत्मा को खत्म किया जाएगा। तो ये संविधान की आत्मा बचाने का संघर्ष है, और इसमें अब आप जाके लोगों को ये संविधान को खतरा है समझ नहीं आता, लोकतंत्र को खतरा है समझ नहीं आता, अहंकार है समझ आता है, बेरोजगारी है समझ आती है। तो जो लोग, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है, ये समझाया जा सकता है। राफेल समझाना बहुत कठिन था, प्रशांत जी ने बड़ी कोशिश कर ली। पब्लिक को छोड़ो, नेताओं को भी समझ नहीं आया कि राफेल का घोटाला क्या था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लीपापोती कर दी, मामला खत्म हो गया। ये जो है ये कठिन नहीं है समझाना, सीधा लेन देन है। हाँ, क्योंकि चंदा एक ऐसी चीज है जिससे हमारे समाज में तो हर आदमी परिचित है। मंदिर का चंदा होता है, होली का चंदा होता है, सबका चंदा होता है। बिल्कुल। तो शायद इसलिए ये भाषा बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। जी जी जी। और ये कल मैं जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने जहां से भी पकड़ी, ये भाषा बड़ी स्मार्ट है। ये प्रीपेड, पोस्ट पेड, बिल्कुल यही तो। हाँ, एकदम प्रीपेड का पहले घूस दो, कॉन्ट्रैक्ट ले लो, लेने के बाद घूस दो, तो प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, फिर पोस्ट रेड है, छापे के बाद आप दे रहे हैं। तो बिल्कुल ये भाषा है जो पहुंच सकती है लोगों तक।
बिल्कुल। तो विपक्ष के लिए आज मैं समझता हूं ये 3-4 चुनौतियां हैं। 400 पार पे मतलब आप भरोसा नहीं कर रहे? देखिए 400 पार, जब मैं 400 सुनता हूं, दो ही बात मैं कहता हूं। एक तो ये कहता हूं भैया 400 क्यों कहा, 500 क्यों नहीं कहा, अब मन के लड्डू ही हो तो फीके क्यों, तो 500 ही कहिए। बिल्कुल। दूसरा ये मामला 400 का नहीं है, 420 ही का है, तो 420 कहिए आप, 400 ना कहिए इसे। 400 पार पे तो 420 भी आता है। 420 ही का मामला है तो सारा। तो विपक्ष, देखिए आज विपक्ष की चुनौती क्या है? चुनौती है नंबर 1, सब बाकी सब चीज़ों को भूल के आज हेमंत सोरेन का सवाल, अरविंद केजरीवाल का सवाल, और हिमाचल में जो तोड़ने की तैयारी हो चुकी है उसका सवाल, इस सवाल पे एक बड़ी रैली एक साथ जुट के खड़े हों और कहें कि ये नहीं चलेगा देश में। नंबर 2, इलेक्टोरल बॉन्ड को, सब कुछ जितना भी इनके पास संसाधन हैं, व्यक्ति हैं, चैनल हैं, जो भी है, जो भी बचा है इस देश में, सबका इस्तेमाल इलेक्टोरल बॉन्ड के गोरख धंधे, और इसमें बीजेपी ने क्या किया है, प्रीपेड, पोस्टपेड, पोस्ट ट्रेड, ये तीनों शब्द अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दें, दूसरा काम। तीसरा, आप महंगाई, बेरोजगारी, किसान की स्थिति और इन 3-4 सवालों को प्रमुख सवाल बना के लड़िए। और चौथी चीज, देश के सामने कुछ विकल्प दीजिए। बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने 5 बड़ी गारंटियों की बात की है, देर से की है लेकिन की है और सही की है। अब उस 5 में से 2-3-4 जो बाकी सबको स्वीकार है, क्योंकि पांचों में 5-5 हैं, कुल 25 हैं, उन 25 में से 4-5 जिस 5-7 आइटम पे सबकी सहमति बन जाए, उसे देश के सामने एजेंडा के रूप में रखिए। एमएसपी, किसान को एमएसपी का सवाल है, युवाओं को नौकरी देने की जो 30 लाख नौकरी और बिल्कुल 1 साल की गारंटी वाला है, ऐसी 3-4 प्रॉमिस लेके देश के सामने जाइए। और उसके बाद बस, उसके बाद संघर्ष है, लड़ना है, शुभ कर्मण से कबहू न डरो, बस यही है। तो बस इस बिंदु के बाद कोई और बात करने को अभी फिलहाल नहीं रह जाती है, आगे तो बातें होती ही रहेंगी। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी। एक तो डेमोक्रेसी को समझना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत खुन्नसें होती हैं, व्यक्तिगत नाराज़गियाँ, पसंदगियाँ, नापसंदगियाँ होती हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सही बात के साथ खड़े होने के लिए या सही वक्त पर सही बात के साथ खड़े होने के लिए इन कमजोरियों से कई बार छूटना भी पड़ता है। और दूसरी बात यह कि कल्पना करके देख लीजिए कि 2014 के पहले का मीडिया होता और इतना बड़ा घोटाला अगर सामने आया होता तो कैसे एक एक इंसान के पास ये खबर पहुंच गई होती। और फिर ये सोचिए कि अगर वो नहीं है तो फिर कौन से साधन हो सकते हैं जिनसे ये बात लोगों तक पहुंचे, क्योंकि चुनाव का मामला सिर्फ पार्टियों का हो सकता है, डेमोक्रेसी और संविधान बचाने का मामला जितना पार्टियों का है उससे ज़्यादा आपका और हमारा भी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।